स्पॉन्सर्ड बाय खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। सबसे पहले कोरोना संक्रमण के आंकड़े। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में नए मामले आए 48,786, ठीक हुए मरीजों की संख्या 61,588 और मौत का आंकड़ा 1005। आंकड़े हो गए। अब कोरोना से जुड़ी आगे की बात। कायदे से होना यह चाहिए था कि इस महामारी से जुड़ा कोई भी फैसला इस आधार पर सही या गलत बताया जाता कि उसका वैज्ञानिक आधार मौजूद है या नहीं। लेकिन अगर दुनिया इतने सरल साइंटिफिक नियमों पर चलती तो कोई आफत आती ही क्यों। कम से कम टीकों को लेकर भारत और पश्चिम के देशों के बीच चल रही खींचतान यही बताती है। हम जानते हैं कि भारत के नागरिकों को महामारी के दौरान विदेश जाने में काफ़ी समस्याएं आ रही थी। विदेश यात्रा वैसे भी कई सारे नियमों और शर्तों से बंधी होती है। महामारी ने इसे और जटिल बना दिया। मिसालन RT-PCR रिपोर्ट अनिवार्य होने की बाध्यता। टीकों के आने के बाद दुनिया के दूसरे हिस्सों में हालात सुधरे और टूरिज्म शुरू हुआ, लेकिन भारतीयों की समस्या दूर नहीं हुई क्योंकि कोवैक्सीन को WHO से मान्यता नहीं मिली थी और यूरोप के ज़्यादातर देश तो कोविशील्ड से भी संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में 30 जून को विदेश मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर आती है कि भारत ने यूरोपियन यूनियन के देशों से कहा है कि अगर वो कोवैक्सीन और कोविशील्ड को ग्रीन पास का हिस्सा नहीं बनाते हैं तो भारत में भी यूरोपियन यूनियन से आने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया जाएगा। अब तक ये हो रहा था कि भारत से यूरोप जाने वाले यात्रियों को वहां पहुंचकर अपने खर्च पर अनिवार्य रूप से क्वारंटीन में रहना पड़ता था, चाहे टीका लगवाया हो, क्योंकि यूरोप जाने के लिए ज़रूरी EU डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट या ग्रीन पास कोवैक्सीन या कोविशील्ड लगवाने वालों को नहीं मिल रहा था। EU डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट वाले लोगों को यूरोपियन यूनियन में कोरोना प्रतिबंधों से छूट मिलती है, लेकिन ये सर्टिफिकेट तभी मिलता है जब आप यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी से मान्यता प्राप्त टीका लगवाएं। इसके बाद 1 जुलाई को सूत्रों के हवाले से खबर आती है कि 9 यूरोपियन देशों ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए कोविशील्ड के टीके को मान्यता दे दी है। कौन से देश हैं ये? ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवेनिया, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड, स्पेन और स्विट्जरलैंड। एस्टोनिया ने कहा है कि वो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सभी टीकों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए मान्यता देगा। यानी एस्टोनिया जाने के लिए आप कोवैक्सीन लगवा कर भी जा सकते हैं। स्विट्जरलैंड को छोड़कर ये सारे देश यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं। ये घटनाक्रम बताता है कि डंडा फटकारने से काम सिर्फ भारत में ही नहीं यूरोप में भी बन जाता है, वरना एक दिन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि जिन टीकों को लेकर यूरोप के मन में शंका थी वो अचानक सुरक्षित लगने लगे। डंडा फटकारने के अलावा काम बनाने का दूसरा तरीका है लूप होल। ऐसा नहीं है कि यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी से मान्यता प्राप्त टीका लगवाए बिना आप यूरोप जा ही नहीं सकते। EU के भीतर देश 2 और तरह के टीके लगवाने वालों को अपनी सीमाओं में सीधा प्रवेश दे सकते हैं। WHO से मान्यता प्राप्त टीके या ऐसे टीके जिन्हें किसी देश ने राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी हो। भारत के पास ऐसे 2 टीके हैं। कोविशील्ड को WHO से मान्यता मिली हुई है और कोवैक्सीन को भारत के अलावा कुछ और देशों की सरकारों ने मान्यता दी है। नियमों में इसी छूट के संदर्भ में भारत ने यूरोप के देशों के सामने अपनी मांग रखी थी। ये भी कहा था कि EU के सदस्य देश कोविन पोर्टल पर जाकर टीके के प्रमाण पत्र का सत्यापन कर सकते हैं। भारत के नागरिक आरोग्य सेतु ऐप से अपने पासपोर्ट को अपने वैक्सीनेशन स्टेटस से लिंक कर सकते हैं और जब यूरोप के देशों की तरफ से आधिकारिक ऐलान और विस्तृत गाइडलाइंस आ जाएंगी तो बेधड़क यूरोप भी जा सकते हैं, बशर्ते उन्होंने टीका लगवाया हो। इस सब जानकारी के बाद आता है लाख टके का सवाल कि बाहर जाने के लिए सिंगल डोज से काम चलेगा या दोनों लगवानी होगी, क्योंकि भारत में दूसरी डोज का अंतर बहुत ज़्यादा है। हमने यूरोपियन कमीशन की वेबसाइट पर EU डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट वाले सेक्शन पर जाकर देखा तो मालूम चला कि आप जिस देश में जाना चाहते हैं वो देश ये तय करता है कि एक खुराक से काम चलेगा या दोनों अनिवार्य है। तो आपको यात्रा की योजना बनाने से पहले संबंधित देश के नियमों को अच्छी तरह से जाँचना ज़रूरी है। इस खबर से आगे बढ़ने से पहले एक और सवाल का जवाब देना ज़रूरी है। आपने भी ये सोचा होगा कि कोविशील्ड तो ब्रिटिश टीका है और ब्रिटेन में यही टीका लग रहा है, तो क्या ब्रिटिश नागरिक भी भारतीयों की तरह EU के देशों में नहीं जा पा रहे थे? जवाब है नहीं। दरअसल टीका बनाया है एस्ट्राजेनेका ऑक्सफर्ड ने मिलकर और उसकी 2 किस्में हैं, वैक्सजेवरिया और कोविशील्ड। वैक्सजेवरिया ब्रिटेन के अलावा EU के भी कुछ देशों में बन रहा है और इसे यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी से मान्यता मिली है, लेकिन कोविशील्ड को ये मान्यता नहीं मिली थी, इसलिए लगभग एक जैसा टीका लगवा कर भी भारतीय नागरिकों को ब्रिटिश नागरिकों की तरह ग्रीन पास नहीं मिल रहा था। इस सबसे उन छात्रों को खास तौर पर दिक्कत हो रही थी जो आगे की पढ़ाई के लिए यूरोप जाना चाहते थे, लेकिन उनके पास ऐसा करने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि यूरोप में 2 हफ्ते अपने बूते क्वारंटीन का खर्च उठाना हर किसी के वश का नहीं है और फिर कुछ देश तो क्वारंटीन के साथ भी प्रवेश नहीं दे रहे थे। इन सारी बातों को एक और संदर्भ में देखना ज़रूरी है। भारत में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के चलते आई दूसरी लहर में मचे हाहाकार ने
हमारे हेल्थ सिस्टम पर दुनिया का भरोसा लगभग खत्म कर दिया था। फिर भारत ने टीकाकरण को बहुत बाद में जाकर गंभीरता से लिया और जब लिया तो टीके कम पड़ गए। इसलिए अपने टीकाकरण कार्यक्रम में दुनिया का भरोसा जगाने में भारत को वक्त लगा और कूटनीति की ज़रूरत पड़ी। हम पर यह गैर ज़रूरी लगने वाली सख्ती इसलिए भी थी क्योंकि ढेर सारे भारतीय नागरिक फर्जी RT-PCR सर्टिफिकेट लेकर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में चढ़ रहे थे। इसलिए कई देशों ने अनौपचारिक रूप से नियम सा बना दिया कि भारत से आने वालों को क्वारंटीन करना ही है। अगर आपका कोई दोस्त ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में रहता है तो वो इस बात की तस्दीक कर देगा। खैर, अब यूरोप जाने वालों की राह कुछ आसान हुई है। टीकाकरण के मोर्चे से एक और अच्छी खबर आई है। भारतीय दवा निर्माता जाइडस कैडिला ने अपने कोरोना टीके के आपात इस्तेमाल की अनुमति के लिए आवेदन दिया है। इस टीके का नाम है जायकोव-डी। कंपनी ने कहा कि वो सालाना 12 करोड़ खुराकों का उत्पादन करना चाहती है। नए टीके आना बेशक अच्छी बात है, लेकिन जो टीके पहले से उपलब्ध हों उनकी निर्बाध सप्लाई अभी भी पूरी तरह सुनिश्चित नहीं हो सकी है। आज ओडिशा को अपने 16 जिलों में टीकाकरण को स्थगित करना पड़ा क्योंकि पर्याप्त संख्या में खुराक नहीं पहुंची। तमिलनाडु और झारखंड के साथ ओडिशा भी उन राज्यों में है जिन्होंने निजी अस्पतालों को 25% टीकों के आवंटन को कम करने की मांग की है। राज्यों का तर्क है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास मौजूदा टीकों का स्टॉक खत्म नहीं हुआ और कुल टीकाकरण में उनकी भूमिका बहुत छोटी है। फिर देहाती इलाकों में प्राइवेट हॉस्पिटल या तो है नहीं या उनकी वैक्सीनेशन में दिलचस्पी नहीं। ऐसे में प्राइवेट कोटा घटाकर राज्यों को ज़्यादा टीके दिए जाने चाहिए ताकि वो तीसरी लहर से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीका लगा सकें। दूसरी सुर्खी बनाई म्यूजिक कंपनी टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार की हत्या के मामले में आए फैसले ने। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही मानते हुए दोषी अब्दुल रऊफ दाऊद मर्चेंट की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी है। गुलशन कुमार की हत्या 1997 में हुई थी और अप्रैल 2002 में ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुनाया था जिसमें अब्दुल रऊफ मर्चेंट को उम्र कैद की सजा हुई थी। आज फैसला सुनाते हुए जस्टिस S.S. जाधव और जस्टिस N.R. बोरकर की बेंच ने कहा कि अब्दुल रऊफ का आपराधिक इतिहास रहा है। जब उसे पैरोल पर छोड़ा गया तो वो वापस आने की बजाय फरार हो गया, इसलिए वो किसी तरह की माफ़ी का हकदार नहीं माना जाएगा। मर्चेंट को उसकी मां की बीमारी के चलते 2009 में पैरोल पर छोड़ा गया था, लेकिन वो पुलिस से बचकर बांग्लादेश भाग गया था। वहां बांग्लादेश पुलिस ने उसे फर्जी पासपोर्ट मामले में गिरफ्तार किया और 2016 में बांग्लादेश से डिपोर्ट कर इंडिया लाया गया। इस मामले में निचली अदालत ने अब्दुल रऊफ के भाई अब्दुल रशीद मर्चेंट को बरी कर दिया था। इसे महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अदालत ने महाराष्ट्र सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए अब्दुल रशीद मर्चेंट को भी उम्र कैद की सजा सुनाई। गुलशन कुमार हत्याकांड 12 अगस्त 1997 को मुंबई के साउथ अंधेरी इलाके में मंदिर के बाहर गुलशन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वो पूजा करने के लिए जा रहे थे, तभी 3 हमलावरों ने उन पर फायरिंग शुरू की। कुल 16 गोलियां उनके शरीर पर दागी गईं। 90 के दशक का ये वो दौर था जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड का दबदबा था। गुलशन कुमार की हत्या की जांच में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम का नाम आया था। अबू सलेम ने गुलशन कुमार से 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। गुलशन कुमार ने मना करते हुए कहा कि इतने रुपए आपको देने के बजाय मैं इससे वैष्णो देवी में भंडारा करवाऊंगा। इस बात से नाराज सलेम ने गुलशन कुमार को मरवा दिया। अबू सलेम दाऊद के लिए काम करता था, लेकिन ये बात सिर्फ एक धमकी को अनदेखा करने की नहीं थी। इस मामले में म्यूजिक कंपोजर नदीम अख्तर सैफी का नाम भी आया। सैफी 1997 से ही ब्रिटेन में है। इसी साल टिप्स कैसेट्स के रमेश तौरानी पर भी हत्या में शामिल होने का आरोप लगा था, लेकिन तौरानी को निचली अदालत ने बरी कर दिया था और ये फैसला हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा। आखिरी सुर्खी असम से। सामाजिक कार्यकर्ता, आंदोलनकारी और अब विधायक अखिल गोगोई को NIA अदालत ने सभी आरोपों से बरी कर दिया है। असम में नागरिकता संशोधन कानून का भारी विरोध हुआ था। अखिल ने इन प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था और अखिल इस फैसले के वक्त जेल में नहीं थे, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में थे जहां उनका भी इलाज चल रहा था। अखिल ने असम चुनाव से पहले रायजोर दल नाम से पार्टी बनाई और चुनाव लड़ा, लेकिन वो अपनी पार्टी से जीतने वाले इकलौते उम्मीदवार थे। NIA ने अखिल पर राजद्रोह और UAPA की धाराओं में आरोप लगाए, लेकिन अदालत में साबित नहीं हो पाए। एजेंसियों का दावा था कि अखिल प्रतिबंधित संगठन भारतीय कम्युनिस्ट माओवादी से जुड़े हुए हैं। इसे लेकर उन पर असम के अलग अलग हिस्सों में मुकदमे दर्ज हुए। वो एक मुकदमे में रिहा होते तो दूसरे में पकड़ लिए जाते। असम में टिप्पणीकारों ने अखिल की कैद को असम चुनाव से जोड़कर देखा था और कहा था कि अखिल चुनाव खत्म होने से पहले बाहर नहीं आएंगे, लेकिन अब अखिल एक विधायक हैं और असम सरकार उनके मामले को ज़्यादा तूल देने के मूड में नहीं दिखती।